वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर और हमारे साथ होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। नमस्कार अमन। सर, हर घर तिरंगा योजना शुरू हुई है और उस कैंपेन में पूरा भारत बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। नहीं, ये बहुत मेरे को लगता है कि देखो, सोच बड़ी अच्छी है जी तिरंगा की रिस्पेक्ट करना। ये और तिरंगा हमारी एक नेशनल पहचान है जी ये एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। दीज आर दी साइंस ऑफ आवर नेशन, क्योंकि आज हम इंडिया के नागरिक हैं। जो हमारे राइट्स मिले हैं वो हमें एज ए इंडिया के सिटीजन मिले हैं। तो उसके जो चिन्ह हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और ये चिन्ह का पर्पस होता है। ये ऐसा नहीं है चेकलिस्ट है कि भाई हाँ भाई देश बनाने लगे हैं तो चेकलिस्ट क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक झंडा चाहिए, एक एम्बलम चाहिए, एक एनिमल चाहिए नेशनल, एक बर्ड चाहिए। ये नहीं जी इसका एक डीप पर्पस होता है। ये एक कॉमन बाइंडिंग फोर्स है, ये हमें जोड़ता है। तो इस बात के महत्व को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सिर्फ फिजिकली जस्ट बिकॉज की कैंपेन चल रही है, सारे लगा रहे हैं तो हम भी झंडा लगा लें, इसका पर्पस ये नहीं है। जब जो झंडा होता है वो बेसिकली जब हम अपने देश के स्मारक को की रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि हमने गलत काम नहीं करने हैं। जो देश के हित में काम है सिर्फ वही करने हैं, देश के अनहित में काम नहीं करने, करप्शन नहीं करनी है। जब आप डीपली अपने आप को पैट्रियोटिक बनाओगे, जब आप हर वक्त अपने देश को हर चीज़ से ऊपर रखोगे, आपके एक्शंस बदलने चेंज हो जाएंगे। आप अपने फेलो नागरिक का नुकसान नहीं करोगे, आप चोरी चकारी नहीं करोगे, आप मेहनत से पढ़ाई करोगे, बुरी आदतें छोड़ोगे, अपने आप को सेहतमंद बनाओगे ताकि मैं अपने देश की सेवा कर पाऊँ। तो ये बेसिकली इस कैंपेन का पार्ट है। जी सर, इसी कैंपेन के साथ कुछ और भी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। हरियाणा के गांव से वीडियो आई कि वहाँ राशन डिपो पे कंपलसरी कर दिया गया है कि वहाँ से आपको तिरंगा खरीदना ही खरीदना है। देखो, ये वीडियो हालांकि मैंने देखी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है जी। ये आह्वान है जी। ये कोई फोर्स से नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको फोर्स नहीं किया है। अब कई लोग जब आप 130 करोड़ का देश है, IQ लेवल का, एंथुसियाज्म लेवल का एक चार्ट होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, राइट। कई लोग उसकी लेफ्ट साइड पे होते हैं, कई लोग राइट साइड की होते हैं अक्लमंदी की, राइट। अब मैं कहना नहीं चाहता कि वो अक्लमंदी की किस साइड में है, बट द पॉइंट इज कई लोग इस तरह से जो कैंपेन है उसका जो एक्चुअल मकसद है वही ख़त्म कर देते हैं। और फिर ऐसे लोग ही मौका देते हैं उन लोगों को जो आज तिरंगा फैलाने को भी गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस तरह की चीज़ करोगे, और वो एक इंडिविजुअल ने किया, राइट, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और गवर्नमेंट को उस पर एक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि इससे तिरंगे का अपमान है। तिरंगा आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो ओपोजिशन है या जो भी फोर्सेस हमारे देश को स्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो जो मैसेज बार बार दे रही हैं कि समहाउ हमारे यहाँ पे फ्रीडम खत्म होती जा रही है, या हमारे यहाँ पे चॉइस खत्म होती जा रही है, ये उस लोगों को ये मटेरियल देते हैं। मैं देखो अमन, मैं जनता को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 140 करोड़ लोगों में आपको एक ना एक बेवकूफ़ आदमी तो मिल ही जाएगा जो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम करता नजर आ जाएगा। पर आप अपनी गवर्नमेंट का मैसेज सुनिए। ये एक दिल से एक जेस्चर है। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि लोग एक दूसरे को तिरंगा गिफ्ट कर रहे हैं, लोग अपने ऑफिस में तिरंगा गिफ्ट कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 15 अगस्त के बाद ये नीचे गिरे फिर नजर आए, और देखो फिर भी कुछ वीडियोस नजर आएंगी, राइट, और लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स ये तिरंगे का अपमान है, पर तिरंगा बहुत महान है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि जब आप 15 अगस्त के बाद इसको फहरा लें, उसके बाद इसको संभाल के रखें, ताकि हर साल आप इसको यूज करें, हर साल इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। जी, और तिरंगे के 3 रंग हमारे दिल में बस जाए। एब्सोल्युटली। सर, चाइना के साथ जब हमारी बात होती है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट रहते हैं वो कब सॉल्व होंगे, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हमारे डिस्प्यूट तभी खत्म हो सकते हैं जब हम बॉर्डर पे शांति ला सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल ही क्लियर बात बोली है उन्होंने, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात बोली है। देखो, भारत हमेशा से इस बात की पैरवी करता आया है कि हमने जो बॉर्डर्स हैं हम उनको डिफाइन करें, और चाइना कभी भी ये करने को तैयार नहीं हुआ हिस्टोरिकली, और उसने किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ। देखो, बड़ी हैरानी वाली बात है, चाइना के रफली 13 देशों के साथ बॉर्डर टच होता है जी। 13 देशों के साथ बॉर्डर टच होता है, पर उनका बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट 25 देशों के साथ है।
जिनके साथ उनका बॉर्डर नहीं भी मिला हुआ उन्होंने उनके साथ भी डिस्प्यूट कर रखे हुए हैं कि भाई ये समुंदर मेरा है, ये आइलैंड मेरा है, इसका ये छोटा आइलैंड मेरा है, और वो लोगों की जगह पे जाके आइलैंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। रशिया के साथ उनकी इस वक्त दोस्ती है, रशिया के साथ भी डिस्प्यूट है ना। तो बेसिकली चाइना की ये स्ट्रेटजी रही है। मैंने हमेशा कहा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल करती है उनका सबसे बड़ा डर है कि जनता को कंट्रोल करना। तो ये डिस्प्यूट्स एक बेसिकली लोगों का ध्यान बटाने के काम आते हैं। जब वहां पे इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग क्राइसिस, महंगाई, राइट। और मैं इनफैक्ट आपको एक ब्रीफ सा डाटा देना चाहता हूं कि जो लास्ट क्वार्टर का डाटा है चाइना के बैंक्स का, जो लोन लेने की, जो जनरली एक क्वार्टर में जो लोग लोन लेते थे, चाहे वो इंडस्ट्री के हो चाहे होम लोन्स हो, रफली 85% की गिरावट आई है। मतलब अगर पहले इकोनॉमी इतनी चल रही थी कि लोग 100 रुपए का लोन लेते थे, इस बार सिर्फ 15 रुपए लोन लिया है जी। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? 85% गिरावट का मतलब ये है कि 6 गुना कम हो गया जी। तो ये इससे आप उनकी इकोनॉमिक हालत की अंदाजा लगा सकते हैं, बिजनेस कितने कम हुए होंगे। और बिल्कुल, और जब चाइना में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी, जब लोगों में अनरेस्ट आएगा, तब वो बॉर्डर के लिए डेंजरस टाइम होगा। तब वो वहां पे एग्रेसिवनेस दिखाएंगे ताकि वो अपनी डोमेस्टिक पब्लिक का ध्यान वहां से हटा के यहाँ पे लगा पाएं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है जी। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा पावर में रहना है, तो वो एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। उनको ह्यूमन राइट्स दूसरी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म पीस कैसे आएगी? और मैं खुश हूं कि आज भारत ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी है, क्लियरली बोल दिया है कि पहले बॉर्डर सॉल्व करो, अदरवाइज हम आपको कोई भी अब स्पेस नहीं देने वाले हैं। स्पेस का मतलब, मैं जगह की तो बात पहले से कभी क्वेश्चन में नहीं थी कि वो जो अगर वो वन चाइना पॉलिसी आ रहे हैं, जो भी उनकी इंटरनेशनल पोजीशन है, तो भारत भी उस पर क्वेश्चन रेस करेगा कि अगर वो भारत के साथ डिस्प्यूट खड़े करते हैं तो। सर, अभी चाइना की बात हो रही थी तो वन चाइना पॉलिसी की बात हुई, एक हेडलाइन ऐसी आई कि यूएस कमिटेड टू सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी। तो ये हेडलाइन कहाँ तक सार्थक रहती है? वो एक बार ताइवान में जाते हैं और ताइवान में जाके वो आह्वान करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ हैं, और अब वो कहते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। देखो, ये अमेरिकन दोगलापन है जी। उन्होंने कभी भी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट बोला नहीं और उन्होंने उस पर एग्री ही किया है जी। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि ताइवान का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए जी, राइट। सो बेसिकली अमेरिका ने इसी तरह से, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, ये जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जिसको बोलते हैं, इसी तरह से उन्होंने चीज़ों को डबल स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। चाइना के साथ वो ट्रेड करते रहे, चाइना का एडवांटेज लेते रहे। अब आज चाइना भी स्ट्रांग हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है कि आप अगर वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली डिनाई करते तो चाइना के पास भी ऑप्शन ही नहीं थी वो बिजनेस करने की। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट मनी। चाइना को भी पता है कि ये ताइवान को हमसे जोड़ने नहीं देंगे, पर हालांकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ताइवान को टेक ओवर करना और ये पार्ट ऑफ द चाइना बनेगा, पर फिर भी वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। और इस वक्त ये जो एक्सेसिव एग्रेसिवनेस जो चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका बोल रहा है कि ये बहुत ही एग्रेसिवनेस है और ये डिस्टेबलाइज करेगा, हालांकि ये बात ठीक है, ये डिस्टेबलाइज करेगा और वर्ल्ड के लिए डेंजरस है, पर इस वक्त चाइना की कंपल्शंस उनके इंटरनल पॉलिटिक्स हैं जी। नवंबर के अंदर दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं जी। और अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म, अनप्रेसिडेंट तो नहीं बोलूंगा, बट पिछले कुछ टाइम से चाइना में रूल चेंज हो गया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही रहेंगे जी। और अब शी जिनपिंग ने ये सारा चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके अपने आप को थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं जी। अगर वो ना बनाने जा रहे होते तो अब तक जो नए प्रेसिडेंट बनने थे उनका नाम घोषित हो जाता है जी। वरना पता चल जाता है कि अब ये, जैसे जब शी जिनपिंग ने बनना था प्रेसिडेंट तो इनका नाम घोषित हो गया था कि अब ये अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको वो रोल और उनकी वो डेजिग्नेशंस उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे जो जियोपॉलिटिकल हेजेमोनिक माइंडसेट है इन दोनों देशों का, उसके कारण पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है, पूरी दुनिया उसका प्राइस पे करती है। सिर्फ ताइवान ही क्यों, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो प्रोग्रेसिव और तरक्की कर रहा है, पर चाइना ने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण उनके प्रेसिडेंट ने वहां पे जो लाइव एक्सरसाइजेस करवाई, उनके पूरे ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर रखा है। आज वहां पे एनर्जी क्राइसिस आने का चांस है और अमेरिका को ये खतरा है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग और जो टेक्नोलॉजीज जो ताइवान के पास हैं, अगर वो चाइना के पास चलेगी तो चाइना उनसे इमीडिएटली आगे निकल जाएगा जी। और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, चाइना स्टैंड अलोन ही ऑलरेडी वेरी क्लोज टू अमेरिका है जी। तो अगर उसके अंदर आप ताइवान की भी इकोनॉमी जोड़ दें तो वो नंबर 1 नेशन बनने के बहुत करीब पहुंच जाता है जी।
सर एक बात यहाँ भी उठती है, जैसे यूएस और नाटो नेशन है, जो नाटो नेशंस ने यूक्रेन के साथ किया कि यूक्रेन को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहाँ पे वो भाग भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, और पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैसा ही कहीं ताइवान के साथ यूएस नहीं कर रहा। देखो, ताइवान के साथ यूएस ऐसा नहीं कर पाएगा इस अगर, और ये चाइना को भी पता, अगर ताइवान पे अटैक होता है तो यूएस को मिलिटरीली आना पड़ेगा जी। पर वो और खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। आप इमेजिन करो कि इस वक्त अगर यूएस और नाटो नेशंस रशिया में वॉर में घुस गए होते तो ये इस वक्त सिचुएशन दुनिया के लिए इतनी डेंजरस होती, और हम जिस सिचुएशन से उससे कई गुना मुश्किल सिचुएशन में होते। तो अल्टीमेटली पीस तभी प्रिवेल करेगी अगर ये सारे देश अपना जो हेजेमोनिक माइंडसेट है कि सबको साथ में लेके चलने वाला इनका वो माइंडसेट नहीं है। ये चाहते हैं कि सारे रिसोर्सेज पे इनका कब्जा हो, और दे हैव दिस एम्बिशंस टू बी द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, राइट, टू बी बेटर देन अदर्स। तो मेरे को ये लगता है कि इस टाइम पे जो हमारा इंडिक कल्चर है कि पूरे विश्व का भला, एक विश्व गुरु की जब हम बात करते हैं, हम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, आज हम साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली शायद थोड़ा पीछे हैं और शायद कवर भी कर लें, बट इन टर्म्स ऑफ कि कैसे वर्ल्ड अफेयर्स को कंडक्ट करना है, उस मामले में मेरे को ये लगता है कि ये देश भारत की तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, सलमान रश्दी पर अटैक हुआ और कुछ लोग सोशल मीडिया पर उसको कंडेम कर रहे हैं, और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देखो, जस्ट बिकॉज किसी ने एक व्यू दिया उसके कारण उसकी जान ले ली जाए, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होता। इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इस वक्त दुनिया के लिए, अपार्ट फ्रॉम ये जो वोक कल्चर है, ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इसकी जितने भी लिबरल फोर्सेस हैं, ऑफ कोर्स वो कंडेम कर भी रही हैं और करना भी चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि ये जो हम बात कर रहे थे अभी, हम भारत के अंदर तिरंगे की भी बात कर रहे थे, राइट, और हमने देखा कि कई मदरसों में भी तिरंगा फैलाया जा रहा है जी। मेरे को लगता है कि ये जो माइंडसेट, ये जो इंडियन माइंडसेट जो बनाया जा रहा है, जिसको कई लोग अभी अगेन अपोज कर रहे हैं कि समहाउ ये किसी की फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने अंदर की कॉमन चीज़ें देखेंगे तभी एक्सट्रीमिज्म खत्म हो गई। जब हम ये बोलेंगे कि हम बेटर हैं या यही एक रास्ता है या बाकी दूसरे लोग डी ह्यूमन है, कम ह्यूमन है। अगर हम किसी को बोलते हो कि भाई इसी बंदे का पूरा ईमान है, दूसरा बंदा काफिर है, तो आप दूसरे बंदे को इंसान ही नहीं समझ रहे। तो इस तरह के माइंडसेट से जिसने भी उसको अटैक किया होगा, उस बंदे की यही फिलॉसफी होगी और उसको इसी तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा कि दिस पर्सन इज नॉट ह्यूमन। जिसने आपके रिलीजन की बेइज्जती कर दी या वो जो रिलीजन से परे है, वो इंसान ही नहीं है। तो ये चीज़ों से आप मॉरली जस्टिफाई करते हो किसी के ऊपर भी अटैक। और मेरे को ये लगता है कि यही सर्टन एस्पेक्ट्स हैं इस वक्त जो एक्सट्रीमिज्म के, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जब इस्लामिक रिलीजन के लोग, इट्स ऑल्सो अ रिलीजन एंड पीपल हैव द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बट अगर अब वो रिलीजन प्रैक्टिस कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। क्या हम उनका दिमाग खोल रहे हैं या हम उनको सेलेक्टिवली, क्योंकि कुछ एक क्लास ऑफ पीपल, इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स या उनकी एलीट, जो एलीट है इस्लाम की, चाहे उसमें रिलीजियस लीडर आते हैं चाहे उसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो इस वक्त जो मासेस हैं इस्लाम के, उनके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। वही उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि भाई समहाउ तुम खतरे में हो, राइट। उनको जो लिबरल नॉलेज वो खुद एक्वायर कर रहे हैं और उसके कारण बाकी लोगों को कंट्रोल में रख के उनके काइंड ऑफ रहनुमा बने और सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इस वक्त जो एक ओपन माइंडेडनेस आनी चाहिए जनरेशन में, जो भी नई जनरेशन आ रही है हमारे मुस्लिम भाई बहनों की, उनको हमें एक्सपोजर देना चाहिए कि भाई रिलीजन का पर्पस है लोगों को जोड़ना, किसी को कम समझना नहीं है। तो जब उस माइंडसेट से, और जब उनको एक्सपोजर दोगे आप लेटेस्ट एजुकेशन का, साइंस का, तर्क का, अपोज करने की, अगर कोई बंदा अपोज करता है तो इट इज ओके। अगर वो बंदा आपको ऑफेंड करता है और आप ऑफेंड हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। मैं अगर एक बात बोलता हूं वो सच्ची भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है। बिल्कुल।
तो मेरे को ये लगता है कि जब हम इस तरह का माइंडसेट कि भाई जब आप रिलीजन के अंदर ही इनकलकेट कर दोगे कि भाई चीज़ों पे क्वेश्चन किया जा सकता है जी, राइट, तो जब आप उसको क्वेश्चन करने के लायक अपने रिलीजन को बनाओगे, वो अपने आप लोगों को प्रोग्रेसिव बनाएगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया इनसाइट्स के लिए। इस तरह की जरूरी जानकारी और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।